हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, मटेरियल्स अराउंड अस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मटेरियल्स अराउंड अस। विच ऑफ these objects is most likely to be soluble in water? Take the correct answer। तो अब यहाँ पे हमें कुछ ये मटेरियल्स गिवन है। अब आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्यूबल हैं? सॉल्यूबल मतलब जो वाटर में एकदम मिक्स हो जाते हैं, घुल जाना, जिसको हम अपनी एवरीडे लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आपको टिक करना है। हमें यहाँ पे देखते हैं, हम सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक आयरन नेल है। तो ऑब्वियसली आयरन नेल तो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। देन इस तरीके से हमें यहाँ पे ये कुछ आइस क्यूब्स दिख रहे हैं। देन यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे एक टॉय है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाएंगे, उनको टिक करना है। मटेरियल्स मेक अप एवरीथिंग अराउंड अस, फ्रॉम द क्लोथ्स वी वेयर टू द फर्नीचर वी यूज एंड द बिल्डिंग्स वी लिव इन। Understanding the properties of different materials help us appreciate their uses and importance in our daily lives. In this chapter, we will explore various materials, learn how to group them based on their properties, and understand the fundamental concepts of matter. By the end of this chapter, you will have a deeper appreciation of the diversity of materials and their applications in everyday life. तो अब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब मटेरियल से बनी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो क्लोथ्स हम पहन रहे हैं, जो फर्नीचर हम यूज़ करते हैं, या जो बिल्डिंग्स जिनमें हम रह रहे हैं, तो ये सब मटेरियल से बना है। तो अगर हम मटेरियल्स की अंडरस्टैंडिंग को अपनी इंप्रूव कर लें तो हमें पता चल पाएगा कि इसके कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। तो इस चैप्टर में ये सारे तरीके हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मटेरियल्स होते हैं, इनको एक्सप्लोर करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनको कैसे ग्रुप करते हैं, इनके प्रॉपर्टीज पे के बेसिस पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे मैटर का। तो इस चैप्टर के एंड तक हम मटेरियल्स के बारे में सब कुछ अच्छे से जान चुके होंगे और इनके एप्लीकेशंस भी देख चुके होंगे हम एवरीडे लाइफ में। Observing objects around us. When we look around, we see a wide variety of objects made from different materials. These objects include everyday items like chairs, pens, and bottles. Each object has a unique characteristic based on the material it is made. तो जब हम अपने आसपास देखते हैं, हम क्या देखते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, हमें सब डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चेयर्स, पेन्स, बॉटल्स, ये सब हो गए, सबकी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस मटेरियल से बने हैं उसके बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपेरेंसी। अ विंडो पेन मेड फ्रॉम ग्लास अलाउ अस टू सी थ्रू इट बिकॉज द ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। अब विंडो पेन जो होता है इस तरीके से होता है, हम उसके थ्रू हम देख सकते हैं क्योंकि वो ग्लास कैसा होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ओपेसिटी। अ वुडन डोर इज ओपेक एंड ब्लॉक्स द लाइट। वुडन डोर ओपेक होता है और लाइट को ब्लॉक करता है, इसके थ्रू हम नहीं देख सकते। हार्डनेस। अ मेटल स्पून इज हार्ड एंड ड्यूरेबल। मेटल स्पून बहुत हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है, लंबे टाइम तक चलती है। सॉफ्टनेस। अ कॉटन पिलो इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। कॉटन पिलो बहुत सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होता है। द सब्सटेंसेस दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम आर कॉल्ड मटेरियल। Understanding these differences help us appreciate the variety and utility of materials around us. तो अब वो सब्सटेंसेस जिनसे ये ऑब्जेक्ट्स बने हैं उनको हम मटेरियल बोलते हैं। तो ये समझना कि इनके क्या डिफरेंसेस हैं या इनकी वैरायटी में और इनको कैसे यूज करते हैं, ये सब के बारे में हम समझेंगे यहाँ पे। Why does metal spoon feel colder than the wooden spoon even if they are at the same temperature? तो सेम टेम्परेचर पे एक मेटल स्पून है, एक वुडन स्पून है, फिर भी मेटल स्पून हमें कोल्डर क्यों फील होती है वुडन स्पून के कंपैरिजन में, ये बताना है आपको। तो अब एक एक्टिविटी देखते हैं। टू ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स सच एज ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो अब मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को समझेंगे, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, जैसे ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें एक ट्रांसपेरेंट मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी, मेटल स्पून, कॉटन पिलो, वुडन ब्लॉक एंड ग्लास पेन। प्रोसीजर, एग्जामिन ईच मटेरियल वन बाय वन। हर मटेरियल को एक एक करके एग्जामिन करेंगे। टेस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी बाय सीइंग थ्रू द प्लास्टिक शीट एंड ग्लास पेन। तो अब ट्रांसपेरेंसी चेक करेंगे कैसे, प्लास्टिक शीट और ग्लास पेन से देखकर। चेक हार्डनेस बाय टैपिंग द स्पून। स्पून को टैप करके उसकी हार्डनेस चेक करेंगे ब्लॉक पे एंड द पिलो। फील द सॉफ्टनेस ऑफ कॉटन पिलो। कॉटन पिलो की सॉफ्टनेस को फील करेंगे। ऑब्जर्वेशन, द प्लास्टिक शीट एंड ग्लास पेन आर ट्रांसपेरेंट। द मेटल स्पून इज हार्ड एंड कॉटन पिलो इज सॉफ्ट। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, प्लास्टिक शीट और ग्लास पेन ट्रांसपेरेंट है, मेटल स्पून हार्ड है और कॉटन पिलो सॉफ्ट है। कंक्लूजन, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज दैट मेक देम सूटेबल फॉर वेरियस यूज। तो डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो उनको सूटेबल बनाती है अलग अलग यूजेस के लिए। हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। अब मटेरियल्स को ग्रुप कैसे करें। ग्रुपिंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज मेक इट easier to select and use them. By examining and understanding the properties of materials, we can classify them into different groups.
हेल्पिंग अस आइडेंटिफाई द बेस्ट यूज फॉर ईच मटेरियल। तो अब मटेरियल्स को ग्रुप करने से हम उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि हमें उनको कैसे यूज करना है, हमें सेलेक्ट करने में आसानी हो। तो उनकी प्रॉपर्टीज को एग्जामिन करके समझ के हम उनको क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, जिससे कि हम उनका बेस्ट यूज कर सकते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। For materials, it involves organizing them into groups with similar properties. This helps us choose the right material for specific purposes. तो क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करते हैं कैटेगरीज में उनके शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। फॉर मटेरियल्स, मटेरियल्स के लिए क्या होता है, क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ऑर्गेनाइज हम उनको कैसे कर पाते हैं ग्रुप्स में, जिनके सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको एक साथ ग्रुप कर देते हैं। तो इससे हमें राइट मटेरियल चूज करने में हेल्प मिलती है। For instance, building a house requires strong and durable materials like concrete and steel, while clothing needs soft and comfortable materials like cotton. Cooking utensils are made from heat-conducting materials like stainless steel or cast iron, rather than plastic which would melt when exposed to heat. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हाउस बिल्ड करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि कंक्रीट एंड स्टील। अगर क्लोथिंग की बात करें तो उसके लिए हमें सॉफ्ट और कंफर्टेबल मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल कॉटन। अगर हमें कुकिंग यूटेंसिल्स की बात करें तो हमें हीट कंडक्टिंग मटेरियल जैसे कि स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन की रिक्वायरमेंट होगी। प्लास्टिक का यूज नहीं करते हैं ऐसे में, क्योंकि प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगी अगर हम उसको हीट में एक्सपोज करेंगे। By classifying materials based on their properties, we can make informed choices and ensure that each material is suitable for its intended purpose. तो मटेरियल्स को क्लासीफाई करके उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम चॉइसेस कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल हमें किस काम के लिए यूज करना है और उसको हम यूज कर सकते हैं। What are the different properties of material? अब प्रॉपर्टीज होती क्या है मटेरियल्स की? Material possesses various properties that determine their suitability for different uses. Their properties include characteristics such as appearance, hardness, transparency, solubility, and conductivity. Understanding these properties helps us select the right material for specific applications and appreciate their roles in our daily life. तो अब मटेरियल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि हमें कौन सा मटेरियल किस यूज के लिए करना है। तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है? अपीयरेंस, दिखने में कैसे हैं, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे और इनको समझ के हम राइट मटेरियल चूज कर सकते हैं करेक्ट काम के लिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अ मेटल स्पून इज डैश एंड डैश। मेटल स्पून कैसी होती है? हार्ड होती है और शाइनी होती है। मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड। जिन मटेरियल से हम देख नहीं सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओपेक। A glass window is dash because it allows light to pass through. ग्लास विंडो कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है क्योंकि वो लाइट को पास होना अलाउ कर रही है। कॉटन इज कंसिडर्ड अ डैश मटेरियल। कॉटन को हम सॉफ्ट मटेरियल कंसिडर करते हैं। वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन डैश मटेरियल। वुड कैसा एग्जाम्पल है? वो एक ओपेक मटेरियल का एग्जाम्पल है। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। अब हम ऑब्जर्व करेंगे और मटेरियल्स के अपीयरेंस को आइडेंटिफाई करना सीखें। The appearance of a material is one of the most noticeable properties that can help us identify it. For example, some materials have a shiny surface, like metals, which reflect light and appear bright. In contrast, other materials may have a dull surface, like wood. The color and texture of materials also play a crucial role in their identification. For instance, gold is known for its bright yellow color and shiny surface, while coal is characterized by its black color and rough texture. तो मटेरियल का जो अपीयरेंस है वो एक बहुत ही नोटिसेबल प्रॉपर्टी है। किसी भी मटेरियल को देखते ही सबसे पहले हम उसका अपीयरेंस ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मटेरियल का शाइनी सरफेस होता है जैसे कि मेटल्स, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ब्राइट दिखता है। अब इन कॉन्ट्रास्ट कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनका डल सरफेस होता है जैसे वुड। अब कलर और टेक्सचर जो होते हैं मटेरियल्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में। जैसे गोल्ड को हम कैसे पहचानते हैं? गोल्ड का एक ब्राइट येलो कलर होता है, उसका शाइनी सरफेस होता है। और कोल की बात करें तो उसका ब्लैक कलर होता है, रफ टेक्सचर होता है। Now, lustrous and non-lustrous material. Materials can be characterized based on their appearance into two main groups. अब मटेरियल्स को हम दो मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं उनके अपीयरेंस के बेसिस पे। वो है लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस मटेरियल्स क्या होते हैं? These materials have a shiny reflective surface. Metals such as gold, silver and aluminium are classic examples of lustrous materials. Their ability to reflect light gives them a bright polished look. तो अब वो मटेरियल जिनका एक शाइनी रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है
जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इनमें एबिलिटी होती है कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और एक ब्राइट पॉलिश्ड लुक इनमें दिखता है। Non-lustrous materials, in contrast, non-lustrous material do not reflect light and tend to have a dull appearance. Examples include wood, rubber, and plastic. These materials absorb rather than reflect light, giving them a matte finish. तो अब कॉन्ट्रास्ट में कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं और उनका अपीयरेंस भी डल होता है, जैसे वुड, रबर, प्लास्टिक। तो ये क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जगह उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको मैट फिनिश देते हैं। Gold is so malleable that a single gram can be beaten into a sheet covering a square meter. This unique property allows it to be used in thin coatings for various applications, including electronics and even space equipment. Gold इतना malleable होता है, एक सिंगल ग्राम को हम बीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो एक स्क्वायर मीटर एरिया कवर करें। तो इसकी ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है, इसी से ये अलाउ करती है कि थिन कोटिंग हो सकती है काफ़ी एप्लीकेशंस पे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर स्पेस इक्विपमेंट्स में। Which materials are hard or soft? कौन से materials hard और soft हैं? Materials can be classified based on their hardness, which affects their suitability for various uses. Hard materials are strong and resist deformation, making them ideal for construction and tools. Soft materials, on the other hand, are flexible and easily compressed, making them suitable for applications where comfort or adaptability is needed. तो अब मटेरियल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी हार्डनेस के बेसिस पे, जो उनकी सूटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वेरियस यूजेस के लिए। हार्ड मटेरियल स्ट्रॉन्ग होते हैं, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं, मतलब अपनी शेप ऐसे चेंज नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्शन या टूल्स के लिए ये हेल्पफुल है। सॉफ्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इजीली कंप्रेस हो सकते हैं और ये ऐसे एप्लीकेशंस में यूज होते हैं जहाँ पे कंफर्ट और अडेप्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो। हार्ड मटेरियल्स, these materials are known for their strength and durability. Metals such as iron, steel, and aluminum are considered hard and are commonly used in construction and manufacturing. तो वो मटेरियल जो अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं वो हार्ड मटेरियल्स हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम। अब ये कॉमनली कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। Their hardness makes them suitable for building structures, creating tools, and forming machinery. Similarly, stones like granite and marble are extremely hard and are often used for flooring, countertops, and monuments. Their robustness ensures they can withstand heavy use and maintain their appearance over time. तो अब इनकी हार्डनेस क्या करती है, इनको सूटेबल बनाती है स्ट्रक्चर्स बिल्ड करने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए। ऐसे ही स्टोन्स जैसे कि ग्रेनाइट और मार्बल्स ये बहुत हार्ड होते हैं और ये फ्लोरिंग के लिए यूज होते हैं, काउंटर टॉप्स पे, मॉन्यूमेंट्स में यूज होते हैं। तो इनकी रोबस्टनेस क्या इंश्योर करती है कि ये हैवी यूज के लिए यूज हो पाए और इनका अपीयरेंस मेंटेन रहे टाइम के साथ। Soft materials. These materials are characterized by their ability to bend, compress, and adapt to pressure. For example, cotton is soft and pliable, making it ideal for clothing and textiles that require comfort and flexibility. Rubber, known for its elasticity, is used in products like tires and seals, where flexibility and shock absorption are important. Sponges are another example of soft materials. They are highly compressible and absorbent, making them perfect for cleaning and cushioning. तो सॉफ्ट मटेरियल्स अब इन कैसे हम इनको क्लासिफाई करते हैं, इनकी एबिलिटी टू बेंड, कितना कंप्रेस हो पा रहे हैं और ये प्रेशर को अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉटन सॉफ्ट और प्लायबल होता है, ये आइडियल बनता है क्लोथिंग के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, जिसमें कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी मेन होती है। रबर इसकी इलास्टिसिटी के लिए जाना जाते हैं, ये टायर्स और सील्स में यूज होता है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और शॉक एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्जेस भी एक दूसरा एग्जाम्पल है सॉफ्ट मटेरियल्स का, हाईली कंप्रेसिबल होता है, एब्जॉर्बेंट होता है और ये क्लीनिंग और कुशनिंग के लिए यूज होता है। तो अब एक एक्टिविटी देखते हैं, टू ऑब्जर्व द डिफरेंसेस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल के बीच का डिफरेंस ऑब्जर्व करने के लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें आयरन नेल की रिक्वायरमेंट है, ग्रेनाइट रॉक, स्पॉन्ज एंड वूल। प्रोसीजर, प्रेस एंड बेंड ईच मटेरियल यूजिंग योर हैंड्स। अब आपको हर मटेरियल को प्रेस करना है, बेंड करने की कोशिश करनी है अपने हैंड से। टेस्ट द मटेरियल्स फॉर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, और फिर आपको देखना है कौन से मटेरियल रेजिस्ट कर रहे हैं डिफॉर्मेशन को, यानी शेप चेंज को रोक रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, द आयरन नेल एंड ग्रेनाइट रॉक आर हार्ड while the sponge and wool are soft and flexible। तो आप क्या देखोगे कि आयरन नेल और ग्रेनाइट रॉक हार्ड है, उनकी शेप चेंज नहीं होगी, जबकि स्पॉन्ज और वूल सॉफ्ट है और फ्लेक्सिबल है। कंक्लूजन, हार्ड मटेरियल्स resist deformation and are used for structural purposes, while soft materials provide comfort and flexibility। तो हार्ड मटेरियल्स डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं ये, और सॉफ्ट मटेरियल्स कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
वाई इज रबर ऑफन यूज टू मेक इरेजर्स, रबर का क्यों यूज करते हैं इरेजर्स बनाने के लिए, आपको बताना है। एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी, अब ऐसे मटेरियल्स को एक्सप्लोर करते हैं जिनसे हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। Materials differ in how they handle light, which affect our ability to see through them and their suitability for various applications. By exploring how different materials interact with light, we can understand their roles in everyday objects and make informed decisions about their use. तो अब ऐसे मटेरियल्स जो ये डिफर करते हैं कि वो लाइट को हैंडल कर पा रहे हैं या उनमें से हम देख पा रहे हैं या नहीं, सूटेबिलिटी देखते हैं फिर इनकी वेरियस एप्लीकेशंस के लिए। तो ये एक्सप्लोर करके कि मटेरियल्स कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं लाइट के साथ, हमें इनके रोल हम समझ सकते हैं एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में और हम इन्फॉर्म चॉइसेस कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू कंप्लीटली, एनेबलिंग क्लियर विजन। ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक आर प्राइम एग्जाम्पल्स। Think of clear panes in a greenhouse or a transparent water bottle. These materials let you see what's inside or outside with ease. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होगा, ये वो मटेरियल जो लाइट को पास होने देते हैं उससे कंप्लीटली। क्लियर विजन होता है इनमें से, ग्लास और क्लियर प्लास्टिक इसके एग्जांपल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल क्लियर पेन की अगर बात करें ग्रीन हाउस में या फिर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल की बात करें तो ये वो मटेरियल है जिनसे आप इनसाइड और आउटसाइड आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, these materials let some light pass through but scatter it, making it difficult to see through clearly. Examples include frosted glass and wax paper. For example, a frosted bathroom window allows light to enter while preserving privacy, offering a balance between illumination and obscurity. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या हो गए, वो मटेरियल जो कुछ लाइट को पास होने देते हैं लेकिन उसको स्कैटर कर देते हैं जिससे कि आप क्लियरली नहीं देख पाते। इसके एग्जाम्पल हो गए फ्रॉस्टेड ग्लास या वैक्स पेपर। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉस्टेड बाथरूम में क्या होता है कि उसमें लाइट एंटर करती है लेकिन प्राइवेसी इंश्योर रहती है, प्रिजर्व रहती है, क्योंकि वो क्या होता है उसमें क्लियरली विजिबल नहीं होता है, वहाँ पे एक बैलेंस होता है इल्यूमिनेशन और ऑब्सक्योरिटी के बीच। ओपेक मटेरियल्स, these materials block all light, preserving visibility through them. Wood, metal and stone are examples of opaque materials. A wooden door or a metal cabinet keeps what's behind them completely hidden from view. ओपेक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो पूरी लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, इससे विजिबल अब नहीं होता है, इसके इनसाइड आउट आप नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, मेटल, स्टोन ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो वुडन डोर हो गई या मेटल कैबिनेट हो गई, ये एकदम हाइड करके रखती है जो भी उसके पीछे है। मैच द फॉलोइंग, मैच करेंगे इनको हम। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के बिना और उनकी यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज है। गोल्ड, गोल्ड की क्या प्रॉपर्टी है, गोल्ड कैसा होता है, लश्रस होता है, बहुत शाइनी होता है। कॉटन कैसा होता है, कॉटन सॉफ्ट होता है। देन ग्लास, ग्लास कैसा होता है, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। वुड ओपेक होता है और मेटल डोर नॉन लश्रस होता है। नाउ नेक्स्ट अब एक एक्टिविटी देखते हैं। अब टू एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट मटेरियल्स हैंडल लाइट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन विजिबिलिटी, कि कैसे डिफरेंट मटेरियल लाइट को हैंडल करते हैं और उनकी विजिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें क्लियर प्लास्टिक शीट की रिक्वायरमेंट होगी, फ्रॉस्टेड ग्लास और कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोसीजर, होल्ड ईच मटेरियल अप टू अ लाइट सोर्स, हर मटेरियल को आपको लाइट सोर्स के अगेंस्ट ऐसे होल्ड करना है। ऑब्जर्व हाउ मच लाइट पास थ्रू और इज ब्लॉक, फिर आपको देखना है कितनी लाइट पास हो रही है या कितनी ब्लॉक हो रही है। ऑब्जर्वेशन, द क्लियर प्लास्टिक शीट इज ट्रांसपेरेंट, द फ्रॉस्टेड ग्लास इज ट्रांसलूसेंट एंड द कार्डबोर्ड इज ओपेक। क्या देखेंगे कि क्लियर प्लास्टिक शीट ट्रांसपेरेंट है, फ्रॉस्टेड ग्लास ट्रांसलूसेंट है और कार्डबोर्ड ओपेक है। कंक्लूजन, transparent materials allow clear passage of light, translucent materials scatter light and opaque materials block light. क्या ऑब्जर्व किया कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्लियरली पास होने दे रहे हैं लाइट को, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स स्कैटर कर रहे हैं लाइट को और ओपेक मटेरियल्स ब्लॉक कर रहे हैं लाइट को। व्हाट इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाट इज नॉट, अब वाटर में क्या सॉल्युबल है और क्या नहीं। Solubility is a key property of materials that determines how well they dissolve in water. This characteristic is crucial for various everyday activities, from cooking to chemical processes. By understanding which materials dissolve and which do not, we can make better choices for practical applications. Solubility क्या है, की प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की जो डिटरमाइन करती है कि कितना वो डिसॉल्व कर सकता है वाटर में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्रूशियल है एवरीडे एक्टिविटीज के लिए, कुकिंग से लेके केमिकल प्रोसेसेस तक। तो ये समझ के कि मटेरियल्स कौन से डिसॉल्व हो रहे हैं कौन से नहीं, हम बेटर चॉइसेस कर सकते हैं। सबसे पहले सॉल्युबल मटेरियल्स, these materials dissolve easily in water, creating a uniform solution. Sugar and salt are classic examples of soluble materials. When you stir sugar into a cup of tea or add salt to a pot of soup, they dissolve completely, enhancing the flavor without leaving any residue.
Their ability to blend seamlessly with water makes them essential in cooking and food preservation. अब soluble materials क्या है? वो मटेरियल जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, जैसे शुगर एंड सॉल्ट। अगर आप एक कप ऑफ टी में शुगर को स्टेयर करो या फिर एक सूप के पॉट में आप सॉल्ट ऐड करो तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, उसके फ्लेवर को एनहांस करेंगे और कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो इनकी एबिलिटी है कि वाटर के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुकिंग में और फूड प्रिजर्वेशन। Insoluble materials. These materials do not dissolve in water and remain separate. For example, sand and oil are insoluble. When you mix sand with water, it settles at the bottom, leaving the water clear. Oil, on the other hand, floats on the top of water, forming a separate layer because it does not mix. Understanding these properties help us in tasks like separating ingredients and designing products. तो अब वो मटेरियल जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, सेपरेटली ही रहते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड ऑयल की बात करें, ये इनसॉल्युबल है। अगर आप सैंड को वाटर में मिक्स करो तो वो बॉटम में बैठ जाती है और वाटर क्लियर ऊपर रह जाता है। ऑयल को अगर मिक्स करो वाटर में तो ऑयल वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेता है, वहां पे वो फ्लोट होता है, वो उसके साथ मिक्स नहीं होता है। तो अगर इन प्रॉपर्टीज को समझ जाएंगे तो हम इजीली वो हम अप्लाई कर सकते हैं एवरीडे लाइफ में। Water is known as the universal solvent because it can dissolve more substances than any other liquid. This ability makes it vital for life and many natural processes, including weathering of rocks and transporting nutrients in our bodies. तो वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है किसी और लिक्विड के कंपैरिजन में। ये जो एबिलिटी है इसकी, ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और काफ़ी नेचुरल प्रोसेसेस को ये सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स या ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडीज। तो एक एक्टिविटी देखते हैं, टू डिटरमाइन विच मटेरियल्स आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। ये डिटरमाइन करने के लिए एक्टिविटी है कि कौन से मटेरियल सॉल्युबल है और कौन से इनसॉल्युबल है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? सॉल्ट, शुगर, सैंड, ऑयल, 2 क्लियर ग्लासेस एंड वाटर। प्रोसीजर, स्टिर सॉल्ट एंड शुगर इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो आपको सॉल्ट और शुगर को स्टिर कर देना है 1 ग्लास ऑफ वाटर में। एड सैंड एंड ऑयल टू अनदर ग्लास ऑफ वाटर। सैंड और ऑयल ऐड करना है आपको दूसरे ग्लास ऑफ वाटर में और रिजल्ट्स ऑब्जर्व करने हैं। Observation, salt and sugar dissolve completely in water while sand and oil remain separate. Salt और sugar water में completely dissolve हो गए लेकिन sand और oil separate ही रहेंगे। Conclusion, soluble materials blend with water while insoluble materials do not dissolve. Soluble materials water के साथ blend हो गए लेकिन insoluble materials नहीं हुए dissolve. How heavy or light? अब कोई object कितना heavy या light है? Materials differ in weight and mass which impacts their suitability for various applications. Understanding whether a material is heavy or light helps us select the right material for different purposes from construction to everyday objects. अब materials differ करते हैं weight और mass में, जो उनके various application की suitability को affect करते हैं। तो ये समझना कि कोई ऑब्जेक्ट कितना heavy है, कितना light है, इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यूज, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो उसके लिए हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करें, हेवी ऑब्जेक्ट चाहिए वहां पे या लाइट चाहिए, कंस्ट्रक्शन में क्या यूज करना है, तो हम ऐसे ही हम केयरफुली देख सकते हैं। Heavy materials. These materials have a substantial weight and are often chosen for their strength and durability. Metals like iron and steel are prime examples of heavy materials. They are extensively used in construction to build strong structures and support heavy loads. For instance, steel beams in a skyscraper or iron rails on a railway are crucial for their stability and endurance. तो heavy materials क्या है? वो materials जो जिनका एक substantial weight होता है एंड आर ऑफन चोजन, और जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए चूज करे जाते हैं। मेटल्स जैसे कि आयरन और स्टील ऐसे हैवी मटेरियल्स हो गए। ये एक्सटेंसिवली कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, हैवी लोड्स को सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टील बीम्स जो होते हैं स्काई स्क्रैपर में या आयरन नेल्स होती हैं रेलवे में, ये क्रूशियल हैं स्टेबिलिटी और एंड्योरेंस के। लाइट मटेरियल्स. These materials are much lighter and are preferred for applications where ease of handling and transport is important. Materials like plastic and wood fall into this category. Plastic is commonly used for containers, toys, and household items due to its low weight and versatility. Wood, being lighter than metals, is ideal for making furniture, which needs to be both functional and easy to move. लाइट मटेरियल्स क्या हो गए? वो मटेरियल्स जो काफ़ी लाइटर होते हैं और इनकी एप्लीकेशंस, ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करे जाते हैं एप्लीकेशंस में क्योंकि हैंडल करना ईजी होता है, ट्रांसपोर्ट में भी ये ईजी रहता है। मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, वुड इस कैटेगरी में आ जाते हैं। प्लास्टिक कॉमनली कंटेनर्स में यूज़ होता है, टॉयज़ में, हाउस होल्ड आइटम्स में, क्योंकि इनका लो वेट होता है और वर्सिटैलिटी की वजह से।
वुड लाइटर होता है मेटल से, तो ये फर्नीचर बनाने में यूज होता है, और क्योंकि इजीली फंक्शनल होते हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आसानी से मूव कर पाते हैं। मास, mass refers to the amount of matter in an object and directly relates to how heavy or light it feels. For example, a metal ball has more mass compared to a plastic ball of the same size, making the metal ball heavier. This difference in mass affects how materials are used in various applications, from building to everyday household items. तो mass का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ मैटर जो एक ऑब्जेक्ट में होता है डायरेक्टली रिलेट करे कि कितना हैवी या लाइट वो फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेटल बॉल में ज्यादा मास होता है प्लास्टिक बॉल के कंपैरिजन में, चाहे वो सेम साइज की हो, मेटल बॉल हेवियर हो जाती है इस वजह से। तो ये जो डिफरेंस है इनके मास में, ये अफेक्ट करता है कि कैसे मटेरियल्स को हम यूज करते हैं एप्लीकेशंस। Did you know that aerosol, also known as frozen smoke, is one of the lightest solid materials in the world? It can be made almost entirely of air, making it extremely light yet able to support heavy weights. तो ये जो एरोजेल है, इसको जिसको हम फ्रोजन स्मोक भी बोलते हैं, ये वन ऑफ द लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल्स है वर्ल्ड में। इसको ऑलमोस्ट एंटायरली एयर का बना सकते हैं, एक्सट्रीमली लाइट होता है और हेवी वेट्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है स्पेस एंड वॉल्यूम। All materials occupy space and have volume, which is the measure of amount of space they take up. Space refers to physical area that an object covers, while volume quantifies how much space an object occupies. For instance, a large wooden table occupies more space and has a larger volume compared to a small plastic cup. Understanding the volume of materials is essential for tasks such as packaging, construction, and manufacturing. Efficient use of space can lead to better organization and utilization of resources. In construction, knowing the volume of materials help in planning the amount of space needed for buildings and structures. In manufacturing, it aids in designing products that fit within specific dimensions and requirements. तो सारे मटेरियल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सब में कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है, विच इज द मेजर ऑफ कि कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। स्पेस के फिजिकल एरिया जितना ऑब्जेक्ट कवर कर रही है, और वॉल्यूम क्या है कि कितना स्पेस उस ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई करा है। फॉर एग्जाम्पल, एक लार्ज वुडन टेबल ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और लार्जर वॉल्यूम लेगी एक स्मॉल प्लास्टिक कप के कंपैरिजन में। तो ये समझना कि मटेरियल्स का वॉल्यूम क्या है, ये जरूरी है टास्क को अच्छे से प्लान करने के लिए। अगर हमें पैकिंग करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो स्पेस का एफिशिएंट यूज अगर हम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से होगा, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन में अगर हमें मटेरियल्स का वॉल्यूम पता होगा, तो हम अमाउंट ऑफ स्पेस अच्छे से प्लान कर सकते हैं, जो बिल्डिंग्स के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है ये प्रोडक्ट्स को फिट करने में स्पेसिफिक डायमेंशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। Why does a balloon filled with air takes up more space than an empty one? एक बलून जिसमें एयर फिल्ड है वो ज्यादा स्पेस लेता है एम्प्टी वन से, ऐसा क्यों? तो अब एक एक्टिविटी देखते हैं, टू अंडरस्टैंड हाउ मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड देयर वॉल्यूम। ये समझने के लिए कि मटेरियल स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करते हैं और उनकी वॉल्यूम के बारे में। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें मेजरिंग कप की रिक्वायरमेंट है, वाटर और कुछ ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। प्रोसीजर, फिल द मेजरिंग कप विद अ नोन अमाउंट ऑफ वाटर। तो आपको मेजरिंग कप को फिल करना है कुछ वाटर से, और वो वाटर कितना आपने फिल किया आपको पता होना चाहिए। सबमर्ज ईच ऑब्जेक्ट इन द वाटर एंड मेजर द चेंज इन वाटर लेवल। तो हर ऑब्जेक्ट को आपको वाटर में सबमर्ज यानी ऐसे इस तरीके से डिप करना है और आपको वाटर लेवल में चेंज देखना है। ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर बेस्ड ऑन इट्स शेप एंड साइज। हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, यानी वाटर में चेंज हर ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंटली आएगा उसकी शेप और साइज के बेसिस पे ऑब्जेक्ट की। कंक्लूजन, ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड द वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर दे डिस्प्लेस। तो क्या कंक्लूड करें कि ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनकी वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं उस अमाउंट ऑफ वाटर से जितना उन्होंने डिस्प्लेस करा है। नाउ व्हाट इज मैटर? मैटर होता क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अराउंड अस फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ टू द ऑब्जेक्ट्स वी यूज। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री मेन स्टेट्स, ईच विद डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। तो मैटर क्या है? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसमें मास है, वो मैटर है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, तो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, सब में मैटर है। तो मैटर थ्री मेन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे पहले सॉलिड्स देखते हैं। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, अ वुडन टेबल और अ मेटल चेयर मेंटेन्स इट्स शेप एंड डू नॉट चेंज साइज इजीली। Solids are often used for structures and objects that need to retain their form. सॉलिड्स में फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होती है, जैसे कि वुडन टेबल, मेटल चेयर्स, ये अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं, साइज चेंज नहीं करते हैं आसानी से। तो सॉलिड स्ट्रक्चर्स में यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में यूज करते हैं हम, जिनकी शेप और साइज हमें फिक्स्ड रखनी होती है। लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर। वाटर इन अ बॉटल टेक्स द शेप ऑफ अ बॉटल while still maintaining a consistent volume.
Liquids are used in various applications such as drinking, cleaning and industrial processes because of their ability to flow and conform to container shapes. तो लिक्विड्स में भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन जिस भी कंटेनर में आप उस लिक्विड को करोगे वो उसी की शेप ले लेगा। जैसे अगर वाटर बॉटल में वाटर है तो वो उसकी शेप में हो जाएगा, उसको आप एक मग में कर दोगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम सेम रहती है लेकिन शेप चेंज हो जाती है। लिक्विड्स काफ़ी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जैसे ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, क्योंकि इसकी एबिलिटी क्या है, फ्लो करने की एबिलिटी और कंटेनर की शेप ये ले लेता है। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, they expand to fill the container they are in. For instance, the air in the balloon spread out to fill the entire balloon. Gases are essential in many processes including breathing, cooking and industrial applications due to their ability to fill spaces and mix with other substances. तो गैसेस की कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं होती है, ये कंटेनर में एक्सपैंड हो जाती है जिसमें भी ये जाते हैं। फॉर इंस्टेंस एयर इन अ बलून स्प्रेड आउट हो जाती है पूरे एंटायर बलून में। तो गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग के लिए, कुकिंग के लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, क्योंकि इनकी क्या एबिलिटी है कि स्पेसेस को फिल कर देते हैं ये और बाकी सब्सटेंसेस के साथ मिक्स हो जाती है। As we conclude this chapter on materials around us, it's evident that materials play a vital role in our everyday lives. By understanding their properties, we can better appreciate their uses and importance. From the hardness of metals used in construction to the solubility of substances in cooking, each material has a unique characteristic that makes it suitable for specific applications. This knowledge not only helps us make informed decisions but also enhances our appreciation for the diversity of materials that make up our world. तो जैसे हम अब इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं तो हमने क्या देखा कि मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एवरीडे लाइफ में, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उनको यूज करते हैं, उनका इंपॉर्टेंस है। मेटल्स की हार्डनेस से लेके हमने सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी तक हमने पढ़ा, उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी और कैसे वो सूटेबल है अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, ये सब हमने देखा। नाउ न्यू वर्ड्स देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी, द प्रॉपर्टी ऑफ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू सो दैट ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड कैन बी क्लियरली सीन। अब वो प्रॉपर्टी जिसमें लाइट पास हो सकती है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जिससे कि हम क्लियरली देख सकें, वो ट्रांसपेरेंसी है। ओपेसिटी, द क्वालिटी ऑफ मटेरियल दैट प्रिवेंट्स लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू। अब मटेरियल की वो क्वालिटी जो लाइट को उसमें से पास नहीं होने दे, वो ओपेसिटी है। लस्ट्रस, शाइनी एंड रिफ्लेक्टिव एज सीन इन मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। लस्ट्रस क्या है, शाइनी रिफ्लेक्टिव होता है जैसे कि मेटल्स गोल्ड और सिल्वर में दिख सकते। नॉन लस्ट्रस, डल एंड नॉन रिफ्लेक्टिव फाउंड इन मटेरियल्स लाइक वुड एंड रबर। नॉन लस्ट्रस क्या होते हैं, डल होते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वुड एंड रबर। सॉल्युबिलिटी, the ability of a substance to dissolve in a solvent like water. Solubility क्या है, एक सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो वाटर जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाए। Insoluble, a material that does not dissolve in a solvent and remain separate. ऐसा मटेरियल जो डिसॉल्व नहीं होता है सॉल्वेंट में और सेपरेट रहता है। मास, the amount of matter in an object affecting its weight. मास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैटर जो उसकी अमाउंट है जिसमें वेट को अफेक्ट करता है। वॉल्यूम, the amount of space an object occupies, जितना स्पेस एक ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है वो वॉल्यूम। नाउ रिवाइज करते हैं। मटेरियल्स सराउंड अस इन एवरीडे लाइफ फ्रॉम क्लोथिंग टू फर्नीचर एंड बिल्डिंग। मटेरियल्स हमारी एवरीडे लाइफ में ऑल अराउंड है, क्लोथिंग से लेके फर्नीचर्स में, बिल्डिंग्स में, एवरीवेयर। ऑब्जर्विंग मटेरियल्स रिवील प्रॉपर्टीज लाइक ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। मटेरियल को ऑब्जर्व करके हमें प्रॉपर्टीज पता चलती है जैसे ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये सब प्रॉपर्टीज पता चलती है। Classification helps us group materials based on shared characteristics for specific uses. Classification से हम materials को group कर सकते हैं उनकी shared characteristic के basis पे। Materials are characterized into lustrous, shiny and non-lustrous, dull based on appearance. Materials को हम shiny और dull के basis पे भी classify कर सकते हैं। Hard materials are durable and used for construction, while soft materials provide comfort. Hard materials durable होते हैं, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, जबकि जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं वो कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल्स आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद लाइट। मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक भी होते हैं, ये किस बेसिस पे हैं कि वो लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी डिटरमाइंस इफ मटेरियल्स डिसॉल्व इन वाटर अफेक्टिंग देयर यूज इन कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस। सॉल्युबिलिटी क्या डिटरमाइन कर रहा है कि कोई मटेरियल वाटर में डिसॉल्व हो पाता है या नहीं, और वो अफेक्ट करता है कुकिंग में यूज उसका और बाकी प्रोसेसेस के लिए भी। The weight of materials influences their application, with heavy materials used for strength and light materials for ease. तो materials का weight भी influence करता है उनकी applications में। Heavy materials हम strength के लिए use करते हैं और light materials ease के लिए use करते हैं। Space and volume are key in understanding how materials occupy physical areas
एंड आर यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। तो स्पेस और वॉल्यूम यूज होते हैं, ये की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बताते हैं कि कितना फिजिकल एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। मैटर्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज कंसिडर्ड लस्ट्रस? कौन सा मटेरियल इनमें से लस्ट्रस माना जाता है? लस्ट्रस क्या है इसमें से? एल्यूमिनियम। विच प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल्स अलाउ अस टू सी थ्रू देम? मटीरियल्स की कौन सी प्रॉपर्टी है कि हम उनमें से देख पाते हैं? वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी। विच ऑफ दीज मटीरियल्स इज सॉल्युबल इन वाटर? इनमें से कौन सा मटीरियल सॉल्युबल होता है वाटर में? दैट इज सॉल्ट। What type of material would you use for building a strong and durable structure? अगर आपको एक strong और durable structure बनाना है तो आप कैसा material use करेंगे? हम उसके लिए steel use करेंगे। Which material is an example of translucent material? Translucent material का example क्या है यहाँ पे? Frosted glass. Now next is fill in the blanks. Materials that do not let any light pass through are called. ऐसे materials जो बिल्कुल भी light pass होने नहीं देते उनको हम क्या बोलते हैं? Opaque materials बोलते हैं। Materials that are dash have a shiny reflective surface. तो वो materials जो lustrous होते हैं उनमें क्या होते हैं? shiny और reflected surface होता है उनका। The process of sorting objects into categories based on their shared characteristics. अब वो process जिसमें हम objects को sort करते हैं उनकी categories में shared characteristics के basis पे उसको क्या बोलते हैं? हम classification बोलते हैं। A dash material can be bent or compressed easily and is used for comfort. तो अगर कोई soft material है उसको हम easily compress कर सकते हैं और bend कर सकते हैं comfort के लिए। Materials like sugar and salt are known as, अब sugar और salt जैसे material को हम क्या बोलते हैं? Soluble बोलते हैं क्योंकि ये water में dissolve हो जाता है। Now next is true and false. Materials like metals and stones are considered soft. Metals और stones जैसे material को हम soft consider करते हैं, false, ये hard materials होते हैं। Opaque materials allow light to pass through completely. Opaque materials light को pass होने देते हैं completely, false, ये बिल्कुल भी pass नहीं होने देते हैं। Rubber is an example of non-lustrous material. Rubber एक non-lustrous material का example है, true. Volume of an object refers to the amount of space it occupies. तो किसी object की volume क्या refer करती है? कितना space वो occupy कर रही है, true. All materials कैसे होते हैं? Solid, liquid या gas होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।